येस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला, वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर हिस्ट्री पूर्वावलोकन का सीरीज डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैंने हिस्ट्री को एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। जैसे कि स्टोन एज के बाद हमने डिस्कस किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको दो पार्ट्स में हमने डिस्कस किया है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है वो, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने वैदिक पीरियड को देखा है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसके बाद वैष्णव धर्म और शैव धर्म को पढ़ते हुए यूनान, और उसके बाद आ गए हैं हम मौर्य साम्राज्य को डिस्कस कर रहे हैं। तो मौर्य साम्राज्य का भी पार्ट 1 जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग 150 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम मतलब विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं। जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, आरएएस हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूकेपीएससी हो गया। इन सब में हम देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। तो इसके प्रीवियस के अगर आपने सेक्शंस नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप जरूर देखिए। मैं प्लेलिस्ट बना रखी हूँ पूर्वावलोकन हिस्ट्री नाम से, तो वो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम डिस्कस करते हैं। यूनान आक्रमण हमारा हो चुका था। मौर्य साम्राज्य में हम डिस्कस कर रहे थे। मौर्य साम्राज्य के बहुत सारे नोट्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके थे, उसमें से हम क्वेश्चन देख रहे थे और 27 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आइए 27 के बाद से हम देखते हैं कि क्या है 28 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था। तो 305 ईयर जो है ईसा पूर्व था, उसमें इन्होंने उन्हें पराजित किया था। अब आगे आ जाओ 27 नंबर क्वेश्चन। ये आप देख सकते हो मैप दिया हुआ है और ये ना यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे मैप दे दिया यूपीएससी ने और बोला कि ये बताओ ये किसके साम्राज्य को दर्शा रहा है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय। देखो कनिष्क जो है वो इतना ज़्यादा विस्तार नहीं करता है। समुद्रगुप्त उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, ये भी नहीं होगा। अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, बिल्कुल सही है। अशोक जो है वो अपने शासनकाल के अंतिम समय तक बहुत ही ज़्यादा विस्तार करता है। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा विस्तार है। आप इधर अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान आप देख सकते हो, नेपाल हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, ये सारे ही रीजन, भूटान हो गया। इधर आप साउथ में पूरा मतलब साउथ में कुछ चोल चेर पांड्यास जो थे और श्रीलंका इधर को छोड़ करके बाकी इधर पूरा इसका साम्राज्य जो है वो विस्तृत था। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये यूपीएससी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप देख सकते हो इसको। 29 में किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की। तो हम जानते हैं कि जो अशोक था ना, उसने एक धम्म चलाया था। क्या नाम था उसका? धम्म। और उसके धम्म में क्या था कि सारे ही यानी कि सभी को मानवता की दृष्टि से देखा जाता था। ऐसा नहीं कि कोई ऊंच जाति है, नीच जाति है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अशोक जो है वो सही हो जाएगा। अकबर को हम जानते हैं, अकबर जो है वो उसने भी धर्म मतलब धार्मिक सहिष्णुता लाने की बहुत कोशिश की थी, वो बहुत अच्छे से किया था। लेकिन अशोक की जब हम बात करते हैं तो उदारता की जब बात करते हैं तो अशोक ही आएगा। रणजीत सिंह ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। रणजीत सिंह जो कि पंजाब वाले रीजन में जो है वो राज करते हैं। जब तक रणजीत सिंह रहते हैं तब तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ती है उसको एनेक्स करने की। शिवाजी के बारे में भी हम जानते हैं, शिवाजी के समय पर ऐसा नहीं था, उदारता और करुणा वगैरह नहीं था। इवन शिवाजी जो थे वो बहुत ही मतलब आप एक तरीके से ये कहो कट्टरवादी प्रवृत्ति की चीज़ें उन्हें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान, अभी हमने मैप में देखा कि अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था। कलिंग ही विजय किया था उसने, जो कि हमें 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। 13वें शिलालेख में, जिसमें इस युद्ध के बाद वो अपना जो है युद्ध ना करने की प्रवृत्ति को, मतलब युद्ध ना करने की घोषणा करता है कि आज के बाद से हम युद्ध नहीं करेंगे और सभी को एक समान दृष्टि से देखेंगे। तो श्रीलंका जो था, हमें अभी मैप में देखा कि नीचे वाला जो पोर्शन है, इवन तमिलनाडु केरला वाला रीजन भी उसके मतलब अशोक के साम्राज्य का पार्ट नहीं था। तो श्रीलंका जो है वो सही हो जाएगा। 30 के बाद आ जाते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सकते हो अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख दूसरे और 13वें शिलालेख में हुआ है। तो देखो यहाँ पर है, ये द्वितीय शिलालेख जो है वो सही हो जाएगा। 13वें शिलालेख में भी हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। प्रथम स्तंभ अभिलेख की बात करते हैं। तो यहाँ पर मतलब पशु बलि की निंदा करी गई है 13वें। इसी के साथ में 13वां बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13वें में जो है वो कलिंग युद्ध से आहत होकर के वो घोषणा करता है, और या फिर कलिंग युद्ध का जो है वर्णन देखने को हमें मिलता है। आगे देख सकते हो आप, भारत का प्रथम अस्पताल औषधि बाग निर्माण करवाया था। किसने कराया था? तो अशोक ने ही करवाया था। भगवान महावीर जी, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है भगवान महावीर जी का, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके बारे में भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये जैन धर्म के 24वें। वैसे भी हमने जैनिज्म को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपको पढ़ना है जैनिज्म तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो जैनिज्म को अच्छे से। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने भी काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें करी थी।
मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना प्लस मौर्य साम्राज्य को इतना विस्तृत लेवल तक ले जाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। धन्वंतरी जो थे वो डॉक्टर थे, लेकिन औषधि निर्माण की बात करी जाएगी, औषधि विभाग के निर्माण की, तो धन्वंतरी नहीं थे, क्योंकि धन्वंतरी कोई राजा नहीं थे, वो एक वैद्य थे। आगे आ जाते हैं हम। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है। देखो इसका प्रमाण क्या है? तीर्थ यात्रा नहीं, तीर्थ यात्रा तो नहीं। मोक्ष में विश्वास नहीं। दीवान प्रिय की उपाधि, दीवान प्रिय की उपाधि किसको मिलेगा? मतलब देवता की जैसा प्रिय है, ठीक है। तो देव की संज्ञा हम किसको देंगे? जो अच्छा होगा, जो सहिष्णु होगा, जो मानवता की भावना को देखता होगा। तो दीवान प्रिय की उपाधि की वजह से हम इनको जानते हैं कि ये सारे धर्मों में जो है वो विश्वास करते थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो हमने नोट्स में डिस्कस किया था कि दीपवंश और महावंश जो है इनमें हमें देखने को मिलता है, यानी दूसरा और चौथा ऑप्शन देख लो कहाँ पर है। बी ऑप्शन 2 और 3, सॉरी चौथा बोल रही थी मैं। दीपवंश और महावंश में हमें देखने को मिलता है ये। आगे चलते हैं हम। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में जो है वो हमें तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो हमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं हम। चंद्रगुप्त बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। देखो जो चंद्रगुप्त था ना, ये जैन धर्म का अनुयायी था, और आपको पता होगा कि इसने अपनी मृत्यु भी संलेखन पद्धति के थ्रू जो है कर्नाटक में अपने शरीर का त्याग करता है। और बिंदुसार जो है वो भी जैन धर्म से संबंधित था। तो अशोक और दशरथ जो थे ये जैन धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ठीक है। तो 2 और 4 जो है वो डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं हम। रज्जुक थे। तो रज्जुक जो थे वो हमने बताया था कि मौर्य साम्राज्य के जो अधिकारी थे। चोल राज्य में व्यापारी ऐसा कुछ नहीं है। चोल राज्य के व्यापारी के बारे में रज्जुक नाम का कोई ऐसा अधिकारी नहीं होता था। हाँ, मौर्य शासन में अधिकारी होता था, गुप्त में भी नहीं होता था, शक में भी नहीं होता था। ये जो है बहुत बाद के, गुप्त और शक वगैरह तो बाद में हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो ये भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। व्यापारिक के जो काफिले होते थे, जो व्यापार होते थे ना, वो पूरा मतलब ग्रुप में चलते थे। किसमें चलते थे? पूरा ग्रुप में चलते थे। तो इसी को पूरा क्या बोलते थे? सार्थवाह का, सार्थवाह कहा जाता था। तो ये देख सकते हो कि कारवां, पूरा काफिला चलता था उनका, कारवां, जिसको सार्थवाह की संज्ञा दी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? मौर्य प्रशासन का भाग अग्रहारिक, युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक। तो मौर्य प्रशासन के अगर हम उसके भाग की बात करेंगे तो युक्त भी हो जाता है, रज्जुक भी हो जाता है, प्रादेशिक भी हो जाता है, लेकिन अग्रहारिक जो है वो इसके मौर्य प्रशासन के अधिकारी नहीं होते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो रज्जुक के बारे में देख सकते हो, युक्त, रज्जुक एंड प्रादेशिक। आगे आ जाते हैं हम। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने ही किया था। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, अगर ये बोला जाए कि जो सारनाथ का धमेक स्तूप है, धमेक स्तूप है, उसका संबंध किस साम्राज्य से, तो आप गुप्ता बताओगे, ठीक है। तो गुप्त हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। 40 की बात आते हैं। 41 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? देखो जो सांची है ना, मध्य प्रदेश का सांची जो है, जो कि रायसेन जिले में है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी नक्काशी जो है मतलब बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। इवन इसको यूनेस्को की साइट में भी लिस्टेड किया गया है। अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में देखने को मिलता है आपको। भरूच भी आपको एमपी में देखने को मिलता है। सारनाथ जो है वो आपको यूपी में देखने को मिलता है, यूपी के बनारस में। तो आगे आप देख सकते हो सांची स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने ही बनवाया था, और बहुत ही भव्य और बहुत ही मतलब अद्वितीय जो है इसमें नक्काशी वगैरह की गई। सांची का स्तूप बनवाया था, फिर से वही क्वेश्चन, अशोक ने। एमपी में खास करके क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्योंकि ये एमपी का साइट है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन सांची प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो है काकड़ाम जो है इसका पुराना नाम था। पुराना नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि इसका पुराना नाम क्या है, उसका पुराना नाम क्या है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। देखो कौशाम्बी दिया है, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती। देखो अब सारनाथ में है धमेक स्तूप, जिसको गुप्ता, जो कि गुप्ता साम्राज्य से संबंधित है। उसके बाद कौशाम्बी जो है वो घोषित राम। देखो मिल रहा है क्या? ए का दो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ए का 2 और सी का पहला देखो कहाँ पे है, ये रहा सी का पहला, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। बाकी को भी आप मिला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कौशाम्बी जो है वो घोषिताराम, कुशीनगर राणाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती सहेत महल। ध्यान रखना ये बहुत बार पूछा गया, श्रावस्ती का सहेत महल। आगे चलते हैं। तीर्थ यात्रा के समय अशोक निम्नलिखित पर स्थानों पर किए गए मार्ग का अनुगमन किया। अशोक ने देखो बहुत सारे तीर्थ यात्रा किए, तो इसने शुरुआत जहाँ से मतलब गौतम बुद्ध जी का जहाँ से जन्म हुआ ना, वहाँ से इसने शुरू किया। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हम जानते हैं कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ था, तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा, यानी पहले आ जाएगा 4।
अब कपिल वस्तु में था ना, लुम्बिनी तो एक छोटा सा जगह हो गया कपिल वस्तु का, तो ये उसके बाद कपिल वस्तु यानी कि 4 के बाद 2 आ जाएगा, कपिल वस्तु जाते हैं। कपिल वस्तु के बाद गौतम बुद्ध जी जो है वो अब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है कहाँ पर, गया में, तो उसके बाद गया चले जाते हैं, 4 2 1। उसके बाद गया के बाद फिर कहाँ जाते हैं वो, फिर वो शिक्षा दीक्षा देते हैं, यानी प्रथम उपदेश देते हैं कहाँ पे, सारनाथ पे। तो ये हो जाएगा 4 2 1 5। 5 के बाद फिर आप देखते हो कि श्रावस्ती जाते हैं, कहाँ जाते हैं, श्रावस्ती, तो उसके बाद 6 हो जाएगा, और कुशीनगर में अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3। 4 2 1 5 6 3, देखो कहाँ पे 4 2 1 5 6 3, तो 1 5 3 6 होगा, डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगर आपको पहला भी देखो 4 4 2, अगर आपको 2 भी पता है ना तो भी आप कर ले जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय में ये लिखा किसने था, ये विसेंट आर्थर स्मिथ लिखे हैं, इनकी पुस्तक का नाम भी कभी पूछा सकता है। तो उन्होंने बताया था कि अशोक ने कब कब कैसे कैसे यात्रा करी थी, या क्रम क्या था उनका। आगे हम देखेंगे अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा। अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अशोक के अभिलेखों में ज़्यादातर प्राकृत और पाली भाषा देखने को मिलती है, खरोष्ठी लिपि बहुत कम देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर देखो तो खरोष्ठी लिपि इनका जो है वो शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा की जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि है, बाकी सभी की पाली और प्राकृत ही देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, तो खरोष्ठी लिपि में जो है वो आपका यही अभी हमने देखा शाहबाजगढ़ी जो है वो खरोष्ठी लिपि में है। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में बनाए गए थे, तो प्राचीनतम हमने बोला कि पाली प्राकृत, तो प्राकृत जो है वो ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वासन किस उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया था, तो पत्थर की पट्टियां जो हैं वो बनाई गई थी, और उस पर स्तंभ पर नहीं, मोहरों पर भी नहीं, सिक्कों पर भी नहीं, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जेम्स प्रिंसेप जो है इन्होंने पहली बार पढ़ने का काम किया था इनके अभिलेखों को। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा, देखो फिर से पूछ लिया, ये आपके जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। 53 के बाद आ जाते हैं 54 में, अशोक के शिलालेख, देखो फिर से पूछ रहा है कि अंग्रेज कौन था जिसने पहली बार पढ़ा, तो वही आपके हो जाएंगे जेम्स प्रिंसेप। डी के बाद आ जाते हैं सम्राट अशोक के राजदेशों को सबसे पहले विघटन किसने किया, फिर से वही विघटन अब पूछ लिया, पढ़ने का काम की जगह पे आप विघटन पूछ लिया, तो वही हो जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेप। ये यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा है, समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीसेस तो पूछते ही पूछते हैं, प्लस यूपीएससी का भी ध्यान बहुत ही ज़्यादा इस पे होता है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, तो अशोक के शिलालेख किस में थे, तो जो पेशावर है ना वो पश्चिम में पड़ता है, और पश्चिम में जो लिपि जो थी ना वो खरोष्ठी थी। अभी हमने क्या पढ़ा, शाहबाजगढ़ी जो है वो, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि, ठीक है। इसके बारे में और भी पढ़ना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये शाहबाजगढ़ी जो है, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में जो है ब्राह्मी न होकर के बल्कि खरोष्ठी लिपि देखने को मिलती है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, तो ब्राह्मी लिपि का प्राक अशोक, ध्यान देना, प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का, तो ये अनुराधापुर में पता चलता है। अब अनुराधापुर है कहाँ पे, तो अनुराधापुर जो है वो श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से पता चलता है, और कुछ स्थानों में अभिलेखों में इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है कि जिनके नाम इस प्रकार है, पिपरहवा, सोगौरा और महास्थान। आगे चलते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, देखो दाईं ओर से बाईं ओर खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, ध्यान देना, तो खरोष्ठी लिपि डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, जैसे कि उर्दू लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं, देखो फिर से वही क्वेश्चन, दाहिने से बाएं, तो खरोष्ठी लिपि आपकी हो जाएगी सही। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख है, तो अशोक को जो है वो प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से शासन चलाता था, और मानवता की दृष्टि से वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं, तो अशोक जो है हमें फिर से देखा हमने प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी के रूप में, देख रहे हो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये अशोक को ही कहा जाता है। 62 के बाद 63 में आते हैं, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो ये आपका आप देखो इन पर बढ़िया पॉलिश है, बिल्कुल सही है, ये खंड है, बिल्कुल सही है, स्तंभों का शाफ्ट सुंडाकार है, बिल्कुल सही है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, नहीं ये स्थापत्य संरचना के नहीं भाग है, बल्कि अगर आप इनको देखो तो ये स्थापत्य संरचना के नहीं बल्कि ये पृथक संरचना के भाग हैं।
आगे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ का स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा है। तो ये कंगनहल्ली, अब कंगनहल्ली है कहाँ पर, तो ये कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली बौद्ध स्तूप है। क्या है, बौद्ध स्तूप है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो ये जो है मास्की का अभिलेख है, इसमें उनके व्यक्तिगत नाम देखो, ये भी यूपीएससी 1997 में पूछा गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, 40 से अधिक अभिलेख जो है ये यहाँ पर प्राप्त होते हैं, अलग अलग जगहों पर देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है, तो ये देखो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मास्की का जो अभिलेख है, शिलालेख है, लघु शिलालेख, यहाँ पर उनका नाम देखने को मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट आप देख सकते हो 67, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। अशोक का नामोल्लेख जो है वो आपको गुर्जरा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अशोक का रुमिनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से, तो ये बुद्ध के जन्म से जो है वो संबंधित है। ये देखो जब अशोक जाते हैं ना उनकी जन्म स्थान पर, किसके, महात्मा गौतम बुद्ध के, तो राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा तथा शिला स्तंभ रुमिनदेही जो है लघु स्तंभ स्थापित करते हैं। तो ये भी आपसे पूछा सकता है कितनी वर्ष पश्चात उनके राज्याभिषेक के, तो 20 वर्ष पश्चात। जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का जो भोग कर है वो माफ़ कर दिया जाता है। तो ये आपसे पूछा सकता है कि बताओ कहाँ पर भोग कर को माफ़ कर दिया जाता है, तो ये है उनके जन्म स्थान, किसके, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान पर भोग कर को माफ़ कर दिया जाता है। और जो भू राजस्व कर था वो 1/6 से घटाकर 1/8 जो है वो कर दिया जाता है। गुर्जरा लघु शिलालेख जिनमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है, तो गुर्जरा शिलालेख जो है लघु शिलालेख कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, मध्य प्रदेश के दतिया जिला, तो ये है मध्य प्रदेश का दतिया जिला, यहाँ पर देखने को मिलता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, मगध का सम्राट किसको बताता था, भाब्रू के स्तंभ में जो है वो मगध का सम्राट अपने आप को बताता है। कालसी प्रसिद्ध है, कालसी जो है वो अशोक के शिलालेख के कारण जो है वो प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं हम, तो कालसी जो है ये उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, यहाँ पर अशोक के शिलालेख जो है वो मिलते हैं। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली, तो अभी हमने देखा कालसी में जो है वो हमें देखने को मिलती है। नैनीताल, टिहरी, पौड़ी ये सब नहीं होगा। यहाँ पर आप बोल रहा है कि कौन सा मैच जो है और मैच नहीं है, सही सुमेलित है, तो देखो धौली जो है वो उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। एर्रागुड्डी जो है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। जौगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गलत हो जाता है। कालसी जो है वो भी कर्नाटक में नहीं, अभी हमने देखा कि ये उत्तराखंड में है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, यानी पहला और दूसरा जो है वो सही है, देख लो 2 युग्म केवल सही है, तो बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बताता है, तो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बताने का काम 12वां शिलालेख करता है। द्वितीय शिलालेख में हम देखते हैं कि जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं उसके बारे में वर्णन मिलता है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कलिंग युद्ध की विजय की क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है, तो ये 13वें शिलालेख में, देख लो अब 13वां शिलालेख, पहला दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा, ये है 13वां शिलालेख, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो फिर से दे दिया है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विवरण के बारे में पता चलता है। अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन, कलिंग विजय का वर्णन जो है वो हमें हाथी गुफा अभिलेख, जो कि हमें उड़ीसा वाले रीजन से देखने को मिलता है। अशोक के निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, तो अभी हमने देखा था 12वां अभिलेख, ठीक है, 12वां अभिलेख जो है, 12वां अभिलेख जिसमें सहिष्णुता के बारे में है, 13वां अभिलेख जिसमें हमें कलिंग युद्ध के बारे में मिलता है देखने को, दूसरे और तीसरे 13वें में जो है हमें दक्षिण भारतीय राज्य के बारे में पता चलता है। पहले वाले में हमें पशुबलि निंदा की गई है, यानी कि पशुबलि निंदा का निषेध किया गया है, पशुबलि का निषेध किया गया है, निंदा जो है वो करी जाती है। किस शासन ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया, कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, तो वह अभी तो अपने संप्रदाय के गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये अगर आप देखो तो ये आपका हो जाएगा अशोक का ही शिलालेख है जिसमें ये चीज़ें जो है वो कही गई हैं। नेक्स्ट है अशोक जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताता है, तो अभी हमने बताया कि दूसरा और 13वां शिलालेख जो है, तो कहाँ पर है, ये दूसरा और 13वें शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है, तो अशोक के अभिलेखों में चोल है, पांड्य है, सत्यपुत्र है, देखो ये सब हो जाएगा। सातवाहन कभी हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सातवाहन तो बहुत बाद में आते हैं, तो यही आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो कहाँ का शासक था, तो ये मिस्र का शासक था। और
ये आप देख सकते हो अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ यानी 5 विदेशी राजाओं के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। फिर से दिया है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, तो ये जो है मिस्र का शासक था। वही तुर्मय का ही नाम अभी आपने जो फिलाडेल्फिया देखा वो भी है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों में सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध है, तो राजकीय संबंध अगर हम देखें तो सी ऑप्शन हो जाएगा यानी मौर्य के साथ में है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है, अशोक के धर्म का जो मूल संदेश है वो राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान। देखो शांति और अहिंसा भी है और धार्मिक सहनशीलता भी है, तो ये 2 ऑप्शन हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बीपीएससी में ई ऑप्शन जो है वो आप देखोगे। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पशुओं के वध पर थी, तो पशुओं के वध पर ये हमने देखा कि पहला शिलालेख जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर देखो खैर ऑप्शन जो है वो ना ये आंसर जो है वो गलत दिया है, ए होना चाहिए। कभी कभी बुक्स भी गलत जो है वो लिखती हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आप करेक्ट करके देख लें। मैंने वेरीफाई किया है, प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद फिर यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि बी ऑप्शन नहीं होगा बल्कि ए ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, तो प्राचीनतम शाही आदेश जो है वो सोहगौरा ताम्रपत्र है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अशोक का रोमनदेय स्तंभ लेख तो वहाँ पर है, आपको देखने को मिलता है कि जहाँ पर लुम्बिनी में जहाँ पर कि गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति में जो है उनके इट मीन्स कि उनकी जो है प्रशंसा करी गई है। आप देखो तो बाद के साम्राज्य की, ये भी नहीं होगा, मेहरौली भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। अशोक ने कलिंग का मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण है। 88 का ए ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 89 नंबर में। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं किया था, तो भू अनुदान नहीं किया था की बात करते हैं तो बिल्कुल सही है। धार्मिक आधार पर इसने भू अनुदान नहीं किया था, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ए ऑप्शन सही है, सी जो है वो गलत है। इट मीन्स की ए जो है वो सही है, आर गलत है, तो कहाँ पर है ये सी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आती हैं और इन्होंने जो है यहाँ के नगर प्रशासन के बारे में वर्णन किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मेगास्थनीज दूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का जो है वो राजदूत था। सिकंदर कहीं से भी नहीं होगा। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया, तो मेगास्थनीज जो है वो भारत आया है चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके समय में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है, तो 7 वर्गों में विभाजन जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ही किया गया है। आगे चलते हैं। अब कौन कौन से 7 वर्ग थे, दार्शनिक थे, कृषक थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, योद्धा थे, निरीक्षक थे और सभासद थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी, तो ये अर्थशास्त्र में ही कहा गया है। जो इसका अर्थशास्त्र है, एक मिनट, अर्थशास्त्र तो आपके विष्णुगुप्त जी यानी कि चाणक्य की पुस्तक का नाम था, तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसमें हो जाता है, यानी मेगास्थनीज की इंडिका में ऐसा कहा गया है। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है, तो ये जो है मौर्य समाज का 7 में विभाजन मेगास्थनीज ने किया है अपनी इंडिका पुस्तक में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए कौन सी दंड दिया जाता था, तो मृत्यु दंड दिया जाता था, ये ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह शोध जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इंडिका में ही किया गया है जो कि मेगास्थनीज ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन देता है, तो यही आपका मेगास्थनीज का इंडिका। 99 के बाद आ जाते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम जो है वो अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका, तो ये आपका मेगास्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिका का मूल लेखक था। इंडिका का मूल लेखक अगर आप देखो तो यही मतलब बार बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है, मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था, तो यही मेगास्थनीज हो जाएगा। इंडिका का लेखक कौन था, तो इंडिका का लेखक जो है वो मेगास्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में जारी है, तो मौर्य काल से लेकर के अब तक जारी है, तो ऐसी कौन सी प्रशासन की पद्धति थी, तो ये आप देखो तो जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण जो है आज भी नगर पालिका ही करता है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट आप देख सकते हो 105 में मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सांस्कृतिक कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। देखो सोने के सिक्के तो नहीं थे, बाकी सब सही है, ए सी डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं भाग एवं बलि थे, तो भाग एवं बलि जो है वो राजस्व के स्रोत थे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
मौर्य में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये सीता अध्यक्ष थे, इनके द्वारा जो है एकत्रित किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से जो तात्पर्य है वो सी हो जाएगा, यानी राज्य की भूमि से प्राप्त आय होगा। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो राजस्व जो इकट्ठा करता था वो समाहर्ता था। तो समाहर्ता नाम का जो व्यापार मतलब होता था राजस्व एकत्र करने वाला। अंतपाल जो होता था वो सीमा रक्षक या दुर्गों की देखभाल करता था, और प्रतिष्ठा जबकि प्रतिष्ठा जो है वो कमिश्नरियों का प्रशासक था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का अधिकारी था? तो ये आप तौल माप का जो है वो पौतवा अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष जो है वो जमीन से संबंधित हो जाता था, और पड़िया अध्यक्ष मुद्रा से संबंधित हो जाता था। इनको आप देख सकते हो यहाँ पर। सूना अध्यक्ष जो था वो बूचड़ खाने से संबंधित था। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित था? तो एग्रोनोमी अधिकारी जो था वो मार्ग निर्माण से संबंधित था। आगे चलते हैं, इसको आप देख सकते हो। एग्रोनोमी जो है इस तरीके से अधिकारी होता था। पंदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में लिया जाने वाला जुर्माना तो कहाँ पर लगता था? ये सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लगता था। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तलार पट्टको सहसा देपय। तलार जो था वो अगर आप देखो तो सहसा देपति बला देपेति तलार। नेक्स्ट आ जाते हैं 113 में, आप देखोगे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। तलार जो है वो रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी, पट्टकोल ग्रामीण पर अधिकारी, सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, और बलाधिपति जो है वो चुंगी का संरक्षक। 5 मिनट बस। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सी ऑप्शन जो है वो तक्षशिला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में न्यायालय अस्तित्व में थे। तो ये धर्मस्थी और कंटक शोधन जो है वो सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो 2 और 4 जो है वो सही है। इसके आप देख सकते हो धर्मस्थी और कंटक शोधन के बारे में। एक जो होता था वो फौजदारी का न्यायालय का होता था, और एक जो है वो कंटक शोधन जो था वो आप देख सकते हो एक फौजदारी न्यायालय और एक व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। 116 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने में किसका व्यवसाय था? तो डी ऑप्शन जो है वो मागध जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। गाँव के प्रशासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो बी ऑप्शन द्रविड़ों ने किया था। इनके बारे में आप देख सकते हो द्रविड़ों के बारे में। 118 प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथ में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी? तो ये अर्थशास्त्र जो था इसमें कहा गया था, ऐसी अनुमति जो है वो दी गई थी। नेक्स्ट है पुनर्विवाह वर्जित था। तो वर्जित था मनुस्मृति। मनुस्मृति हम जानते हैं कि मनुस्मृति एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादिता थी, इसलिए तो भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको बहुत ही ज़्यादा अपोज किया था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। तो इन्होंने व्रात्य क्षत्रियों का जो है संज्ञा देते हैं, यानी कि फॉलन क्षत्रिय। फायान इत्सिंग, इनको कालक्रम मतलब एक अरेंज करना है ऑर्डर में। तो सबसे पहले मेगास्थनीज हो जाएगा, और मेगास्थनीज के बाद आपको फायान देखने को मिलता है, यानी 3-1 देख लो कहाँ पर है। 2 ही ऑप्शन, 3-1 उसके बाद 4 आ जाएगा। 1 मिनट, 3-1 4 फिर 2, ठीक है। तो ये आपका वेन संघ क्योंकि हर्षवर्धन के समय में आता है। फायान जो है वो आपको गुप्त पीरियड में देखने को मिलता है। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आता है। तो ये ऑर्डर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है 122 नंबर, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो चंद्रगुप्त जो है इसको कहा जाता था सिंड्रोकोटस। तो ए का 2, बिंदुसार जो है इसको अमित्रघात कहा जाता था। ए का 2 बी का 3, देख लो कहाँ पर मिल रहा है। ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। डी का 4, तो इससे आपका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देख सकते हो अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहद्रथ था। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवबुद्धि की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व और उसके ने की, और राज सिंहासन को हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया था। तो 124 का जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है मौर्य काल में प्रणयम था। तो मौर्य काल में जो प्रणयम था वो आपातकालीन कर दिया जाता था, आपातकाल के समय में लिया जाने वाला कर। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने किया था। तो 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 और 3 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था। तो झील का निर्माण अगर आप देखो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, और उसको
पुनरुद्धार करने का काम या उसको उससे नहर वगैरह निकालने का काम अशोक ने किया था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख जो है वो किया गया है? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। महाक्षत्रप रुद्र दामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें इन दोनों के बारे में विस्तृत व्याख्या करी गई है। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख बिल्कुल सही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं तो ये सब नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? तो बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, 3 कौन सा सही नहीं है? तो ये तो सही है। 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविका का समर्पित होने का जो है उल्लेख करते हैं, बिल्कुल सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, तो ये गलत है, यानी कि जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, परखम से जो है वो है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो, अदरवाइज मैं इस PDF को जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। लोथल, एंडीसेट, सारनाथ, देखो लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड बिल्कुल सही है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध बिल्कुल सही है। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोक, देखो लायन कैपिटल ऑफ अशोक जो है वो आपको सारनाथ में देखने को मिलता है, तो इसलिए ये गलत है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन 3 को आप काट दो तो अपने आप जो है वो निकल जाएगा, ये और ये आपका हो जाएगा 1 to 4 जो है वो सही है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हो गया। ये आपके टोटल 132 क्वेश्चन थे। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप बार बार रिवाइज करिए, और जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ही बेटर होगा, क्योंकि ये जितने भी फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स आपको प्रिपेयर होने चाहिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है और आप चाहते हो कि आगे की भी जितनी भी सीरीज़ है वो आपको उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।